शुरू के 3 महीने में मैक्सिमम टाइम आपका बच्चा सोया रहता है और वो अच्छा भी है, नहीं तो पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे। सोना तो ठीक है, लेकिन ये रात में नहीं सोते हैं, ये दिन में सोते हैं हमेशा। अगर बच्चा थोड़ा दूध निकाल रहा है, 5 से 10 ml निकाल रहा है दूध पीने के बाद, तो वो नॉर्मल होता है। कितना इंपॉर्टेंट है बर्प कराना, कोई सही तरीका है वो भी बता दीजिए हम सबको। ये बर्प अगर आप नहीं करते तो क्या होगा, वो हवा जो है पेट में रहेगी और बाद में बच्चे को गैस की वजह से दर्द हो सकता है। देखिए, सेल्फ डाउट सबको होता है। सबसे पहले चीज़ बंद करो, आप गूगल करना। हर चीज़ गूगल में करके आप सोल्यूशन नहीं खोज सकते। कई बार ऐसा होता है कि 4 से 5 दिन बाद मोशन करते हैं, तो हम कैसे समझे कि ये जो मोशन हो रहा है ये गलत है या सही है, मतलब बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है या नॉर्मल है। मेरे बेबी के पूरे चेहरे में और सर में भी छोटे छोटे लाल लाल दाने निकले हुए थे। तो ये दानों से बच्चों को दर्द भी नहीं होता, खुजली भी नहीं होता, यहाँ तक कि उनको पता ही नहीं होता है, बट माँ बाप डरते रहते हैं कि अरे पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया। अगर कोई बेबी ना चिल्लाए या ना चीखे पैदा होते हुए, तो क्या वो कोई दिक्कत की बात है? देखिए, एक बार ऐसा ही होता है, जो बच्चा रोता है और बाकी लोग खुश होते हैं। उसके बाद जब भी बच्चा रोएगा तो आप परेशान हो। 30-40 साल पहले जब मैं बच्चा था ना, तो देखते थे कि नर्स ने पैर से पकड़ा हुआ और बच्चे को पीठ में पीट रही है। जब भी जॉन्डिस देखते हो, पहले तो लेवल चेक कराना है और डॉक्टर से सलाह लेके ये डिसाइड करना है कि इस लेवल पे क्या हमें फोटोथेरेपी की जरूरत है या नहीं। बहुत सारी मदर्स को समझ में नहीं आता कि उनका बेबी कंटिन्यूअसली इंसेसेंटली क्यों इतना ज्यादा रो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेबी हेल्प पॉडकास्ट बाय डॉक्टर संदीप। मैं हूं नरगिस, एक होस्ट, एक लर्नर और अब एक माँ भी। 7 महीने का बेबी है मेरा, बेबी बॉय। लेकिन मुझे अभी भी याद है मेरे पहले वो महीने, फर्स्ट 2 months पर्टिकुलरली, जहाँ मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता था। जो भी करती थी लगता था शायद गलत है, लोगों से पूछती थी, अपने बड़ों से पूछती थी, हर स्टेप पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। तो आज के पॉडकास्ट में हम डॉक्टर संदीप से पूछेंगे वो क्वेश्चंस जो ऑलमोस्ट हर नई मदर के दिमाग में घूमते रहते हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट डॉक्टर संदीप। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल बेबी के सोने के बारे में। तो मुझे याद है जो फर्स्ट मंथ था उसमें आई यूज टू फाइंड आउट दैट माई बेबी वुड स्लीप अ लॉट। पूरा दिन सोता रहता था। मुझे कन्फ्यूजन होता था कि क्या इसकी तबीयत ख़राब है, क्या कोई और दिक्कत है, क्या इसकी डेवलपमेंट की कोई परेशानी है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था कि इतना क्यों सोता था। तो क्या वो नॉर्मल है बेबीज़ का सोना? देखिए, जो छोटा बच्चा होता है, एकदम जन्म के शुरुआती 3 महीने 0 to 3 months, बच्चे अक्सर सोते ही रहते हैं। उनका क्या है, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, मतलब उनको सोना ही है। और बीच बीच में जब उनको भूख लगेगी तो वो जग के दूध पिएंगे और फिर वापस सो जाएंगे, अगर सही से दूध मिल गया तो वो सोना नेचुरल है बच्चे का। दिन में सोना या रात को सोना, शुरू के 3 महीने में मैक्सिमम टाइम आपका बच्चा सोया रहता है और वो अच्छा भी है, नहीं तो पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे। तो बच्चा सोता है 14 से 17 घंटे ऑन एन एवरेज। 14 से 17 घंटे, थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है, हर बच्चे का फिक्स नहीं होता, एक ही बच्चे का फिक्स नहीं होता। समय के हिसाब से कभी कम कभी ज़्यादा बच्चा सोता है। तो पहले 0 to 3 months में बच्चा 14 से 17 घंटे सोता है। तो इतना सोना बच्चों के लिए अच्छा है। और सच तो ये है कि सोने के टाइम पे बच्चों की ग्रोथ होती है। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे की अच्छी नींद उनकी ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके डॉक्टर, अब जब हम सोने की बात कर ही रहे हैं, ये एक पैटर्न जो मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लगता था शायद मेरी बेबी के साथ ही ये सिचुएशन है। सोना तो ठीक है, लेकिन ये रात में नहीं सोते हैं, ये दिन में सोते हैं हमेशा। हमारे घर पे सबकी बैंड बजती थी। रात भर जागना, मेरी स्लीपलेस नाइट्स, फीडिंग पैटर्न्स, क्या ये सब पेरेंट्स के साथ होता है या एक सिचुएशन सिर्फ मेरे साथ ही हो रही थी? इसका देखो, आप 2 तरीके से समझ सकते हो। एक इसका सच ये है कि जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे स्पेशली जो 6 महीने से कम उम्र के, वो रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं। ये पहली चीज़ है ना। और ये सब मदर्स के साथ होती है कि बच्चा जो है रात में जगता है, कभी खेलता है, कभी दूध के लिए जगता है और कंटिन्यूसली जगा रहता है, और दिन में ज़्यादातर समय पर सोया हुआ रहता है। ठीक है, ये नॉर्मल है बच्चों के लिए। तो जो मदर इसलिए परेशान है कि बच्चा रात में जगता है, दिन में सोता है, इससे आपको परेशान नहीं होना है। अब इसका कारण क्या है? इसके कारण में ये समझना है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना, तो दिन में माँ काम करती रहती है और बच्चा माँ के गर्भ में झूले की तरह झूलते रहता है। तो वो दिन में सोता है और जब माँ रात में रेस्ट करती है तो फिर गर्भ में बच्चा रात में जग जाता है। और किकिंग वगैरह भी मदर्स को कई बार नाइट में फील होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ ऐसी है। तो वही जो साइकिल है बच्चे के बाहर आने के बाद भी कुछ दिन तक चलता है। और 4 से 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो उसका वो जो हमारे को है कि हमको दिन में जग जाते हैं, रात में सो जाते हैं, ये सर्काडियन रिदम बोलते हैं इसको, कि दिन में जगना, रात में सोना। वहाँ पर वो फिर ट्रांजिशन, बदलाव आता है बच्चे के अंदर कि 6 महीने के होते होते फिर बच्चा दिन में जगना और रात में सोना सीखता है। तो फीडिंग को लेके भी बहुत कन्फ्यूजन्स रहते हैं शुरू के महीनों में, क्योंकि जो भी आप फीड कर रहे हैं, चाहे आप वो बॉटल फीड दे रहे हैं, आप फॉर्मूला दे रहे हैं या ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, जो भी है, तो एक जो कॉमन पैटर्न बच्चों में देखा जाता है कि जो मिल्क बाहर आ जाता है
बेबी बार्फ बोलते हैं कुछ लोग कुछ और टर्म से बोलते हैं, उल्टी आ जाती है, तो समझ में नहीं आता कि ये उल्टी है, कर्डल्ड मिल्क है, क्या चीज़ है। तो उसके बारे में थोड़ा हमें और हमारी नई मदर्स को प्लीज़ बताइए। देखिए इसमें ये है ना कि दूध थोड़ा सा बच्चा निकालता है। अगर बच्चा थोड़ा दूध निकाल रहा है, 5 से 10 ml निकाल रहा है दूध पीने के बाद, तो वो नॉर्मल होता है। उसको हम वॉमिटिंग नहीं मानते, उसको स्पिटिंग या रिगर्जिटेशन बोलते हैं मेडिकल टर्म में। मतलब बच्चा थोड़ा सा दूध निकाल रहा है, ठीक है। इसका दो कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि बच्चा जब दूध पी रहा होता है तो उसके साथ थोड़ी बहुत हवा भी निकल लेता है। तो जब वो हवा निकलती है बच्चे के पेट से वापस, तो उसके साथ थोड़ा बहुत दूध निकल के आता है। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जैसे हमारा फूड पाइप, मतलब हम खाना खाते हैं मुंह से, और खाने की जो नली है वो स्टमक में जाके मिलती है, मतलब पेट में जाके मिलती है। तो वहाँ पर एक दरवाज़ा होता है, वाल्व होता है। जी। वो वाल्व बच्चों को 1 साल तक पूरी तरह से तैयार नहीं होता है, और अक्सर बच्चा लेटा हुआ रहता है। तो क्या जी। होता है, दूध वापस गले में आ जाता है और निकल जाता है। अच्छा। तो ठीक है, इसके लिए क्या करना होता है कि हर बार बच्चे को दूध पिलाने के बाद आप 15 मिनट थोड़ा सीधा रख के उसको बर्प कीजिए। तो उसका जो हवा है जो उसने swallow करी वो निकल जाएगी, बर्प ले लेगा बच्चा। तो फिर बच्चा उतना ज़्यादा रिगर्जिटेशन नहीं करेगा। फिर भी अगर आपका बच्चा 5 से 10 ml रिगर्जिटेशन करता है, थोड़ी मात्रा में करता है, तो डरना नहीं है। और वो दही जैसा कटा हुआ इसलिए दिखता है क्योंकि हमारे स्टमक में, पेट में एसिड होता है। एसिड। तो वो एसिड वो दूध को उसकी मतलब उसकी चेंज कर देता है टेक्सचर को, तो वो जी। दही जैसा दिखता है। बट इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपके बच्चे का वेट गेन अच्छे से हो रहा है, बच्चा ओवरऑल परेशान नहीं होता वॉमिटिंग करते वक्त, खेलता है, हैप्पी है, थोड़ा सा दूध निकालता है, तो डरना नहीं है। ओके, अब डॉक्टर आपने बात की बर्प की। मैं जानती हूँ मेरे पहले महीने बर्पिंग को लेके, चाहे बहुत सिंपल साउंड करे, लेकिन बर्प कराने में मुझे कितनी दिक्कत होती थी, समझ नहीं आता था। इंटरनेट पे देखो या सोशल मीडिया पे देख लीजिए, तो इतने सारे तरीके थे छोटे छोटे बच्चों के, जो पर्टिकुलरली अप टू 3 months के जो बेबीज़ होते हैं, उनको बर्प कराना बहुत तरीके थे। पर्टिकुलरली रात में जब मैं सोती रहती थी, तो मैं सोचती थी फीड करा के अगर ना बर्प कराए तो क्या ही दिक्कत होगी। तो ये आप बताइए कितना इंपॉर्टेंट है बर्प कराना, कोई सही तरीका है वो भी बता दीजिए हम सबको। देखिए बर्प का इम्पोर्टेंस ये जो हमने बताया कि दूध निकालना, अगर बच्चे ने हवा निगल लिया दूध पीते जी। वक्त, तो अगर आप उस हवा को निकालते हो, इसको ही बर्पिंग बोलते हैं। बर्पिंग का मतलब ये होता है कि बच्चा दूध पीता है, दूध के साथ चूंकि बच्चा है सही तरीके से नहीं पी पाता, तो थोड़ा सा हवा भी ले लेता है अंदर। तो बिल्कुल। हवा स्टमक में जाती है, और अगर उसको हम निकालते हैं, उस प्रोसेस को बर्पिंग बोलते हैं। इसकी अलग अलग पोजीशन होती है। जो सबसे कंफर्टेबल पोजीशन है कि बच्चे को कंधे पे ले लो और उसके पीठ पे धीरे से सहला के थपथपी करो कप्ड हैंड से, तो उससे बच्चे की हवा निकल जाती है और बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है। और भी 2 पोजीशन है उसके, वो हम स्क्रीन पे दिखा देंगे। तो बिल्कुल। ये बर्प अगर आप नहीं करते तो क्या होगा, वो हवा जो है पेट में रहेगी, और बाद में बच्चे को गैस की वजह से दर्द हो सकता है। या फिर जो रिगर्जिटेशन या दूध बच्चा निकाल देता है, उल्टी कर देता है दूध, उल्टी तो नहीं बोलेंगे उसको, रिगर्जिटेशन या स्पिटिंग बोलते हैं, तो वो ज़्यादा मात्रा में होगी। तो इसलिए आपको बर्प करना ज़रूरी है। अगर बच्चा रात में भी दूध पी रहा है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार माँ ही बर्प करे। उसके पिताजी या फिर दादी नानी जो भी रिलेटिव्स हैं, वो भी बच्चे को बर्प कर सकते हैं। बर्पिंग के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार माँ ही बर्प करे, क्योंकि माँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिलीवरी की वजह से उसकी हेल्थ पे असर पड़ा होता है, थक जाती है दूध पिलाते पिलाते। तो दूसरे लोग भी माँ का ध्यान रखें, और बच्चे की बर्पिंग कोई भी कर सकता है, सही तरीके से करना है। जो पोजीशंस हमने स्क्रीन पे दिखाया, उस पोजीशंस में कोई भी अच्छे से करेगा, धीरे धीरे करेगा, तो बच्चे का काम हो जाएगा उससे। ओके डॉक्टर, तो आपने बोला जो हवा दूध पीते समय उनके बॉडी के अंदर चली जाती है, या गैस का जो दर्द होता है, तो उससे एक और सिचुएशन क्रिएट होती है जिसको हम लोग कॉलिक बोलते हैं, या बहुत सारी मदर्स को समझ में नहीं आता कि उनका बेबी कंटिन्यूअसली इंसेसेंटली क्यों इतना ज़्यादा रो रहा है। देखिए बच्चों की गैस की प्रॉब्लम, ये एक सब मदर्स के लिए अचानक से एक सरप्राइज़ हो जाता है। बट ये बहुत कॉमन है। 30 to 40% मदर्स को ये फेस करना पड़ता है अपने बच्चे में, कि बच्चे को गैस की प्रॉब्लम होती है। कैसे पता चलता है कि बच्चा और दूसरी तरह से ठीक होता है, बच्चे को बुखार नहीं हुआ होता है, बच्चा अच्छे से फीड रहता है, मतलब दूध अच्छे से पीता है, खेलता है, सब तरह से ठीक है, पेशाब सुसु मोशन सब कुछ ठीक करता है। बट अचानक से लेट इवनिंग, मतलब शाम के तरफ या रात में, अचानक से रोना शुरू कर देता है, और कंटिन्यूसली, मतलब लगातार 2-3 घंटे 4 घंटे बच्चा रोते ही रहता है। जोर जोर से चीख चीख के रोता है, बच्चे के हाथ पैर अपना जोड़ लेता है, और उसके चेहरे लाल हो जाती है। बिल्कुल। तो फिर माँ सोचती है या घर वाले सोचते हैं कि पता नहीं क्या सीरियस प्रॉब्लम हो गई, बच्चा इतना रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है, उसको दूध पिला रहा है, दूध भी नहीं पी रहा है। तो क्या होता है कि दूध पीने की वजह से बच्चे के आंतों में गैस बन जाती है, और गैस की वजह से उसको दर्द होता है। तो बच्चा रोता है, और ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। मतलब 30 to 40, मतलब हर माँ को कभी ना कभी थोड़ा अपने बच्चे के साथ गैस की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ये, इससे घबराना नहीं है, सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। इसका इलाज
तो है, दवाइयों के माध्यम से भी करते हैं, बट कुछ इसमें बचाव के भी तरीके मैं जो बता देता हूँ। एक तो पहली नंबर चीज़ है कि आप बर्पिंग अच्छे से कीजिए, 15 मिनट तक बर्पिंग कीजिए, जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि हवा निकल जाएगी तो हवा अंदर नहीं रहेगी तो उसको गैस कम बनेगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप बच्चे की मसाज कर रहे हो ना, जी। तो पैरों को धीरे से पकड़ के साइकिलिंग साइकिलिंग करना, जोर जोर से नहीं, बट हल्का हल्का साइकिलिंग, जिसको हम पवन मुक्त आसन बोलते हैं, उस तरह से साइकिलिंग करोगे तो जो हवा है इंटेस्टाइन में वो निकल जाएगी। तीसरी चीज़ होती है कि एक कोलिक मसाज होता है, थोड़ा सा तेल या मॉइस्चराइजर लेके बच्चे के नाभि के चारों तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाथ से सहलाकर अगर आप मसाज करते हो तो जो गैस फंसी रहती है इंटेस्टाइन में वो भी आगे बढ़ जाती है और दर्द कम होता है। इसके अलावा जो बच्चों की सिमेथिकॉन बेस्ड ड्रॉप्स आती हैं, कोलिकेट्स गैस्टिका के नाम से आपने नाम सुना होगा, जी। तो वो चीज़ें हम कई बार डॉक्टर लिख देते हैं बच्चों को, और वो आप देते हो तो बच्चा चुप हो जाता है। इसके अलावा जब बच्चा जब बहुत ज़्यादा रोता है तो गोद में लेकर थोड़ा देर थपथपी करते हुए खुली हवा में जाना, यहाँ तक कि कार राइड में या फिर स्ट्रॉलर में लेकर थोड़ा देर वॉक करने से बच्चे चुप हो जाते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाए हैं कि क्या क्या टेक्निक्स है और क्यों होता है, उसको आप देख सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, थैंक यू सो मच। एक और चीज़ जो आई एम श्योर सारी मदर्स बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगी, वो है फीलिंग ऑफ सेल्फ डाउट। तो डॉक्टर, सेल्फ डाउट एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सारी मदर्स बहुत ज़्यादा गुजरती हैं, पर्टिकुलरली इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा होता क्या हमारा बच्चा कमज़ोर है या उसके साथ जो हम चीज़ें कर रहे हैं वो सही है। तो क्योंकि आप कंपेयर भी करेंगे बाकी बच्चों के साथ, तो ग्रोथ पैटर्न सबके बहुत अलग होते हैं, तो कैसे उस चीज़ से बचें हम? देखिए, सेल्फ डाउट सबको होता है। सबसे पहले चीज़ बंद करो आप गूगल करना। हर चीज़ गूगल में करके आप सॉल्यूशन नहीं खोज सकते, क्योंकि हर एक का बच्चा एक जैसा नहीं है, और गूगल में जो इन्फॉर्मेशन है वो जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है। और कई बार लोग जो होते हैं ना, जिनको कुछ नहीं पता होता, वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वीडियो बना के और तरह तरह की चीज़ें लिख के डाल देते हैं, तो बहुत बायस्ड इन्फॉर्मेशन होता है। जी। आपको जो करना है, अगर आप सोशल मीडिया में किसी को फॉलो कर रहे हो तो जहाँ तक हो सके जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं उनकी बात मानिए, और बच्चों के हेल्थ के बारे में बच्चों के डॉक्टर की वीडियो या फिर आप इन्फॉर्मेशन पढ़िए। जी। जहाँ तक सबसे अच्छा होता है कि आप जो डॉक्टर को दिखाते हो या टीका लगाने जाते हो या बच्चों की किसी बीमारी की वजह से जाते हो, उस टाइम पे आप डाउट्स पूछ सकते हैं। जो गवर्नमेंट सेंटर में करते हैं उनको जो आंगनवाड़ी वर्कर है, जो नर्स है वहाँ पर, वो भी गाइड करेंगे। तो उस हिसाब से सही इन्फॉर्मेशन लेना जरूरी है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो हर चीज़ के बारे में ही कन्फ्यूजन होती है, फिर चिंता लगी रहती है, सो नहीं पाते, परेशान रहते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। जहाँ तक हो सके डॉक्टर की जो सलाह है वो माने, और जितना हो सके इन चीज़ों को अवॉइड करें। हर प्रॉब्लम के लिए गूगल सर्च करेंगे तो डर जाएंगे। बिल्कुल। अनलेस वो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर संदीप से आ रही हो, फिर आप उस इन्फॉर्मेशन पे बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। डॉक्टर, एक और जो सिचुएशन है वो है मोशंस को लेके। तो कई बार ऐसा होता था, पर्टिकुलरली पहले कुछ महीनों में 2-2 दिन 3-3 दिन तक मोशंस नहीं हो रही थी, तो मैं काफ़ी परेशान हो जाती थी। मोशन ना होने पे हम पैनिक मोड में चले जाते हैं एज पेरेंट्स, क्योंकि उस पर भी काफ़ी ओपिनियंस है। अगेन आपने कहा गूगल सर्च नहीं करना, लेकिन हमारा पहला वो सिचुएशन वही रहता है कि गूगल में ढूंढ लेते हैं क्या रिस्पॉन्स है इसका। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या चीज़ नॉर्मल है मोशंस को लेके, क्या चीज़ नॉर्मल नहीं है? देखिए, 0 से 6 महीने, मतलब जन्म से लेकर 6 महीने तक बच्चों में मोशन पैटर्न हमारी तरह रेगुलर नहीं होता है। जैसे बड़े लोग दिन में 1 बार या 2 बार करके अपना क्लियर कर लेते हैं, वैसा बच्चों के साथ नहीं होता है। जो 0 से 6 महीने के बच्चे हैं वो अक्सर दिन में कई बार मोशन करते हैं, 4 से 6 बार भी सेमी सॉलिड मोशन करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि 4 से 5 दिन बाद मोशन करते हैं। तो जी। हम कैसे समझें कि ये जो मोशन हो रहा है ये गलत है या सही है, मतलब बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है या नॉर्मल है? तो इसमें जो आपने बताया कि बच्चे ने 3 दिन तक मोशन नहीं किया, तो मैं डर गई। तो देखिए, अगर बच्चा 4-5 दिन बाद भी मोशन कर रहा है, मतलब 5 दिन में 1 बार भी मोशन कर रहा है, बट वो मोशन सॉफ्ट है, सेमी सॉलिड है, उसका कलर नॉर्मल येलो है या डार्क येलो है, इस तरह का कलर है, और बच्चा पास करते हुए जब मोशन निकल रही है तो उसको बहुत जोर लगाना नहीं पड़ रहा है, बहुत हार्ड नहीं दिख रहा है, उसको दर्द नहीं हो रहा है, तो वो मोशन नॉर्मल है, कॉन्स्टिपेशन नहीं माना जाएगा 6 महीने से कम उम्र के बच्चों में। अच्छा, दिन में 6 बार मोशन करते देख के कई बार पेरेंट्स डर जाते हैं, तो उसमें देखिएगा आप अक्सर कि बच्चे को जब आपने दूध पिलाया उसी समय पे बच्चे ने मोशन कर दिया, मतलब उसकी मोशन निकल गई, या फिर थोड़ी देर बाद मोशन करता है, तो ये बच्चों में अक्सर 6 महीने से कम उम्र के बच्चों में कॉमन होता है। और जो ब्रेस्ट फीड मदर्स हैं, मतलब जो बच्चे को अपना दूध पिला रहे हैं, उनमें और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और उनकी मोशन और ज़्यादा सॉफ्ट होती है, पानी जैसा होता है थोड़ा बहुत। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर एकदम वाटरी नहीं है, थोड़ा सेमी सॉलिड लाइट येलो कलर का, बच्चा 6 बार भी दिन में कर रहा है, 24 घंटे में 6 बार भी कर रहा है, और बच्चा ओवरऑल ठीक है, बच्चे को बुखार नहीं है, बच्चा अच्छे से फीड कर रहा है, जोर से फीड कर रहा है, पेशाब ठीक से कर रहा है, उसकी पेशाब का फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है, बार बार पेशाब कर रहा है ठीक तरीके से, एक्टिव है, हेल्दी है, तो फिर वो 6 बार मोशन भी नॉर्मल माना जाएगा। और जैसे मैंने बताया 5 दिन में 4 दिन में अगर 1 बार कर रहा है और सॉफ्ट है, बच्चे को दिक्कत नहीं हो रही है मोशन निकालने में, मोशन दिखने में बहुत हार्ड नहीं है, तो वो भी नॉर्मल माना जाता है। बच्चों में इरेगुलर मोशन की फ्रीक्वेंसी ये एक नॉर्मल चीज़ है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर।
मेरे बेबी के पूरे चेहरे में और सर में भी छोटे छोटे लाल लाल दाने निकले हुए थे, जिसकी वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये कोई इन्फेक्शन है या उनकी तबीयत कुछ ख़राब हो गई। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें? देखिए, ये जो छोटे दाने बच्चों के चेहरे में निकलते हैं, इसलिए जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, मतलब समझ लीजिए पहले 2 महीने में लाल-लाल दाने निकलते हैं कई बार। तो अगर वो दानों में येलो-येलो पस नहीं है या बच्चा बुखार नहीं है, बुखार नहीं है बच्चे को, बच्चा सुस्त नहीं है, फीडिंग सब कुछ ठीक से करता है, तो ये अक्सर बेबी एक्ने होते हैं। ऑल्दो जब तक हम बच्चे की स्किन को नहीं देखें पता नहीं सकते कि कौन सा होता है, बट अक्सर बच्चों को बेबी एक्ने निकलते हैं और इसका कारण माँ के जो हार्मोन्स बच्चे के शरीर में मौजूद होते हैं शुरुआती समय में, जब बच्चा निकल के आता है गर्भ से, तो माँ के कुछ हार्मोन्स उसके शरीर में होते हैं, तो उसकी वजह से ये लाल लाल दाने चेहरे पे या फिर कभी कभी नेक पे भी दिखते हैं। तो इससे घबराना नहीं है, ये खुद ब खुद ही 1 महीने 2 महीने के बाद ठीक हो जाता है। अगर उस पर पस नहीं है, उस पर मतलब येलो येलो पस नहीं निकला या फूला हुआ बहुत ज़्यादा पानी उसके अंदर नहीं है और या फैल नहीं रहा है वो चीज़, और बुखार नहीं है, बच्चा अच्छे से फीड कर रहा है, अदरवाइज बच्चा ठीक लग रहा है, तो ये दानों से बच्चों को दर्द भी नहीं होता, खुजली भी नहीं होता, यहाँ तक कि उनको पता ही नहीं होता है, बट माँ बाप डरते रहते हैं कि अरे पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर, एक और सवाल, बच्चे के गले से वो खर-खर की एक आवाज़ सी आती रहती थी शुरू-शुरू में, और मैं रात-रात में जाके देखती रहती थी, मुझे लगता था कोई सफोकेशन तो नहीं हो गई या कोई और दिक्कत तो नहीं है, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन तो नहीं है। तो इसके साथ कैसे डील कर रहे हैं? क्या ये नॉर्मल है? क्या सब बेबीज़ के साथ होता है ऐसा? हाँ, देखिए, ये खरखर की आवाज़ अक्सर बच्चों में देखी जाती है, और इसको समझिए कैसे कि ये सीरियस है या नॉर्मल है। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जो बच्चा होता है ना, उसकी जो साँस की रास्ता है, मान लीजिए नाक भी छोटा होता है, गले का रास्ता भी छोटा होता है, और वहाँ जी, से वो हवा अंदर लेता है, अपने लंग्स जी। तक पहुँचाता है। और इसमें 3 चीज़ें रुकावट पैदा करती है। एक तो नाक के अंदर हमको बलगम बनती है, बच्चों के नाक में भी बनती है, और वो सूख जाती है, कई बार रास्ता रुक देती है, तो उसकी वजह से जी, ब्लॉकेज हो जाती है। तो उसके लिए आप सलाइन नेज़ल ड्रॉप, नाज़ोक्लियर एसिड सलाइन नेज़ल ड्रॉप, उससे नाक साफ़ रखना ज़रूरी है। दूसरा जी। है, हमारे को लार बनती है सबको, मुँह में लार सलाइवा बनती है, तो सलाइवा हम कंटिन्यूअसली स्वॉलो करते हैं। बट बच्चे क्या होता है, वो सलाइवा पूरी तरह से अच्छे से स्वॉलो नहीं कर पाते, गले के पीछे हिस्से में वो जमा हो जाती है। अच्छा, और तीसरी चीज़ होती है कि उनके जो दूध है, दूध भी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि रिगर्जिटेट होता है, मतलब वो ऊपर आके गले में फंसता है। तो ये नाक की मैल, सलाइवा मतलब लार, और दूध, ये तीनों चीज़ें गले में फंसती हैं, और जब हवा वहाँ से गुजरती है तो रुकावट पैदा करती है, ओके। जिसकी वजह से ये खरगर और घरघर की आवाज़ आती है। बट अगर आपके बच्चे को आप नाक साफ कर लेते हो और पीठ पे लग के थोड़ा सा थपथपी करोगे ना, तो जो लार है या दूध है वापस फिर से स्टमक में चली जाएगी, पेट में चली जाएगी, तो वो जो रुकावट पैदा हुई थी वो कम हो जाती है। तो अगर ऐसे करने से बच्चे को आराम आ जाता है, नाक साफ करने से और ये टेक्निक से अच्छे से थपथपी करने से अगर रुक जाती है, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर मान लीजिए कि बच्चे को बुखार है, बच्चे को सच में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बच्चा तेज़ी तेज़ी से सांस ले रहा है, बच्चे के छाती में या गले में गड्ढे पड़ रहे हैं, तो वहाँ पर वो एक किसी सीरियस बीमारी का लक्षण हो सकता है। उस समय पे आपको ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाना है, दिन हो या रात, उस टाइम पे आपको डॉक्टर को दिखाना है। बट बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि शुरुआत में हो सकता है आपको समझ में ना आए, बट कुछ दिनों के बाद आपको समझ में आ जाता है कि ये शायद नोज़ ब्लॉक हो गया है, या फिर उसकी सलाइवा में जो लार है वो गले में फंसी है, या बिल्कुल। फिर बच्चा दूध रिगर्जिटेट कर रहा है, उस समय पे थपथपी करने से वो कम हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखा लें एक बार सामने से, तो आपको तसल्ली हो जाएगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर, एक और सवाल, जब भी बच्चा रोता है तो उसको कंफर्ट करने के लिए मैं बच्चे को अपनी गोद में लेती थी, या उनकी दादी, उनकी नानी, उनके नाना या उनके पापा उनको गोद में लेते हैं। तो अक्सर ये भी सुनने को मिलता है कि बच्चे को गोद में नहीं लो, क्योंकि उनको आदत पड़ जाएगी तो वो नीचे नहीं बैठेंगे। बट मेरा मन नहीं करता था उनको कभी नीचे रखने का, क्योंकि वो रोते रहते थे, तो मेरे पास बैठ के ही बस शांत हो जाते थे। तो क्या ये सच है कि बेबी को गोद में लेने से बेबी का कंफर्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो नीचे रखना उनको मुश्किल हो जाता है फिर? नहीं, देखिए, ये एक कंप्लीटली मिथ है, ये गलत है। जो छोटा बच्चा होता है उसको प्रोटेक्शन के लिए बड़े लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और जो बच्चे 1 साल से कम उम्र के हैं वो अक्सर गोद में रहना पसंद करते हैं, और ये अच्छा भी है। उस तरह से बच्चे को सिक्योर फील होता है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है, बच्चे की बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छा इमोशनल बॉन्डिंग होती है, बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है गोद में रहना 1 साल तक। और आप कई पेरेंट्स से पूछना, जब बच्चा 1 साल का हो जाता है और खुद से चलना शुरू कर देता है ना, फिर वो आपके पास नहीं आएगा, फिर वो घूमते ही रहता है, बिल्कुल। घूमते ही रहता है, यहाँ वहाँ हर जगह जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि गोद में लेने से बच्चे को आदत पड़ जाएगी, क्योंकि बच्चा चल नहीं पाता है 1 साल तक। हमारे इंसान का बच्चा 1 साल तक नहीं चलता, दूसरे जानवर का बच्चा जन्म होने के कुछ घंटे बाद ही चलना शुरू कर देता है। बिल्कुल। तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और हमारे बच्चे हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इंसान के बच्चे, फीडिंग के लिए, हर केयर के लिए। तो वो चाहते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई मेरा केयर गिवर मेरे पास हमेशा रहे, इसलिए वो हमेशा गोद की डिमांड करते हैं, या फिर किसी के पास रहना चाहते हैं सिक्योरिटी के लिए, उनको सुरक्षित महसूस होता है। तो ये बहुत अच्छा है कि आप गोद में रखें, जहाँ तक हो सके बच्चे को अपने पास रखें, तो बच्चा उससे अच्छी ग्रोथ भी होती है, वेट गेन वगैरह भी अच्छा होता है, आगे चल के उसकी इमोशनल जो डेवलपमेंट होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। ओके, अमेजिंग।
डॉक्टर, बहुत सारी नई मदर्स होंगी जो अब प्रेग्नेंट होगी या वो देख रही होंगी आपका ये वीडियो, समझने के लिए कि उनके लिए डिलीवरी का कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहता है और क्या वो बेबी की फ्यूचर लाइफ या ग्रोथ या किसी चीज़ पे इम्पैक्ट करता है या नहीं। तो क्या एक न्यू मदर को, जो अभी वुड बी मदर आई मीन, क्या उनको सी सेक्शन चूज़ करना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी चूज़ करना चाहिए? और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि मुझे याद है जब मैं प्रेग्नेंट थी ये सवाल मैंने लगातार 7वें 8वें महीने में सर्च किया है। तो प्लीज़ इसका जवाब हम सब मदर्स को दीजिए। ठीक है, देखिए मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, बच्चों के जन्म के बाद देखता हूँ। फिर भी मैं इसको अपने तरफ से समझा देता हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन में क्या अंतर है। सिजेरियन सेक्शन डेफिनेटली अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो ना करें, नॉर्मल डिलीवरी बेटर होता है बच्चे की ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों की वजह से। बट अगर ज़रूरत है तो सिजेरियन सेक्शन से आपको हिचकिचाना नहीं है, घबराना नहीं है। डॉक्टर अगर आपको रेकमेंड कर रहे हैं किसी भी कारण से, बच्चे की पोजीशन की वजह से भी कई बार हमको सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। कई बार मदर की जो बर्थ कैनाल है, जो गर्भ का रास्ता है, उसमें भी कुछ ऐसी इश्यूज हो जाती हैं जहाँ पर हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। या कई बार ऑब्स्ट्रक्टेड या डिलेड लेबर, मतलब बच्चा गर्भनाल में आगे नहीं बढ़ पाता है और वहाँ पर उसको फिर अगर हम छोड़ देते हैं अगर, तो फिर बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये डिसीजन कि हम नॉर्मल डिलीवरी करें कि सिजेरियन सेक्शन, कुछ हद तक माँ के हाथ में है शुरुआती स्टेज में। बट डिलीवरी प्रोसेस शुरू होने के बाद, मतलब लेबर शुरू होने के बाद, अगर डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि नहीं सिजेरियन सेक्शन करना बेहतर है बच्चे के स्वास्थ्य के हिसाब से, तो डेफिनेटली आपको सिजेरियन सेक्शन से हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। जी। तो जैसा लेबर हो रहा है या फिर जो माँ की गर्भ का नाल है, जो गर्भ रास्ता है, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो थोड़ा सा शुरुआती स्टेज में आपके हाथ में एक चॉइस है, बट एक लेवल के बाद आपको डॉक्टर के परामर्श से ही जाना चाहिए। और ये क्वेश्चन आई थिंक गायनेकोलॉजिस्ट लोग ज़्यादा अच्छा आंसर करेंगे, बट मैंने जितना मैं समझता हूँ उसके हिसाब से आंसर कर दिया। गाइस, एक सबसे खूबसूरत मेमोरी जो मेरे मन में है अपने बेबी को लेके, वो है उसकी पहली जो चीख थी या जो उनकी आवाज़ थी, रोने की आवाज़। तो ये हमेशा देखा गया है टीवी में भी या कहीं पे भी जब हम देखते हैं या मूवीज़ में देखते हैं, जो बेबी का बॉर्न होने का वो एक सिग्नल होता है, वो बच्चे का चीखना ही होता है। तो मेरे लिए तो बहुत फॉन्ड मेमोरी है। बट अगर कोई बेबी ना चिल्लाए या ना चीखे पैदा होते में, तो क्या वो कोई दिक्कत की बात है? क्या वो परेशान होने की बात है? क्या वो हर बेबी रोता है पैदा होने के समय? देखिए, एक बार ऐसा ही होता है, जो बच्चा रोता है और बाकी लोग खुश होते हैं। इसके बाद जब भी बच्चा रोएगा तो आप परेशान होगे। तो देखो, बच्चे का रोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्भ के अंदर जो होता है बच्चे की लंग्स ओपन नहीं रहती है। तो जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है तो बच्चा रोता है तो लंग्स ओपन होती है और उसकी वजह से ऑक्सीजन जो है हमारे बच्चे के ब्लड में और बच्चे के ब्रेन में पहुँचती है। तो अगर बच्चा गर्भ के समय सही तरीके से नहीं रोता तो बच्चे के ब्रेन में, मतलब मस्तिष्क में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती। तो वहाँ पर अगर बच्चा नहीं रोता तो फिर डॉक्टर तुरंत उसको फिर बैग मास्क, मतलब आर्टिफिशियली ऑक्सीजन दे के तुरंत उसको रुलाते हैं, स्टिमुलेट करते हैं उसको, बच्चे को थोड़ा सा थपथपी करके रुलाने का ट्राई करते हैं ताकि बच्चा सांस लेना शुरू करे और ऑक्सीजन उसके ब्रेन में पहुंचे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा को पहले पहले जन्म लेने के बाद तुरंत बच्चा रोना शुरू करे, ताकि उसके ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचना शुरू होए और वो ब्रेन सही तरीके से मतलब सेफ रहे। तो इसको लेके जो हमने विजुअल्स अक्सर देखे हैं कि बच्चे को उल्टा लटका के ऐसे मारा जा रहा है यहाँ से वहाँ से, उसके बाद के मोमेंट से जब बच्चा पेरेंट्स के पास आता है तो उसको तो हम बहुत डेलिकेटली फूल की तरह नज़ाकत से उसको हम संभालते रहते हैं। तो क्या वो एक्चुअली बच्चा इतना स्ट्रांग होता है कि वो विदस्टैंड कर पाता है वो ये सिचुएशंस? चीज़ 30-40 साल पहले जब मैं बच्चा था ना, तो हमने गायनेकोलॉजी के चैम्बर में, तब मैं डॉक्टर नहीं था, बच्चा था, तो देखते थे कि नर्स ने पैर से पकड़ा हुआ और बच्चे को पीठ में पीट रही है। बिल्कुल। तो वो पिक्चर उस समय का था, बट आज ऐसा पिक्चर नहीं है। बच्चे को उल्टा लटका के हम लोग नहीं पीटते हैं या मारते हैं। अब आजकल बच्चों को बहुत जेंटली कपड़े से हम हल्का सहलाते हैं, थोड़ा सा ऑक्सीजन बैग मास्क से थोड़ा ब्रीथ देते हैं। वो बहुत पुराना था और आउटडेटेड प्रैक्टिस है, वो अब आजकल नहीं किया जाता और करना भी नहीं चाहिए। वो बहुत रिस्की होता है, उससे ब्रेन इंजरी और बढ़ने के चांसेस है। उस तरह से थपथपी आप उल्टा लटका के नहीं कर सकते हो, वो पुराने ज़माने की बात हो गई अब। आखिरी सवाल हमारा न्यूबॉर्न बेबीज़ को लेके। न्यूबॉर्न बेबी का जो जॉन्डिस का सिचुएशन होता है, पीलिया जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या नॉर्मल है? किस चीज़ के लिए हमें इमरजेंसी के लिए जाना चाहिए? किस सिचुएशन को हम घर में हैंडल कर सकते हैं जॉन्डिस को लेके? देखिए, न्यूबॉर्न बेबीज़ को जॉन्डिस बहुत कॉमन है। अच्छा, ये होता इसलिए है कि बच्चे का लिवर मैच्योर नहीं होता। जी। तो जो हमारे ब्लड सेल्स टूटते हैं उससे एक बिलिरुबिन नाम का पिगमेंट बनता है जो येलो कलर का होता है, और वो सही तरीके से लिवर उसको बॉडी से रिमूव नहीं कर पाता, तो वो स्किन के अंदर डिपॉजिट होकर बच्चे की स्किन को पीला कर देता है, जिसको हम पीलिया बोलते हैं। तो ये एक और कारण से होता है कि कई बार बच्चे और माँ के ब्लड ग्रुप में मिसमैच होता है। ब्लड ग्रुप एक जैसा नहीं होने की वजह से भी जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है वो टूट जाते हैं और पीलिया वाली पिगमेंट जो बिलिरुबिन है वो ज़्यादा बनता है।
तो ये जो प्रॉब्लम है न्यूबॉर्न जॉन्डिस, इसमें मैं बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ। एक तो अगर जॉन्डिस है तो उसके लेवल को चेक करके हम ट्रीटमेंट करते हैं। एक लेवल से ऊपर हुआ तो फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट है, मतलब लाइट, नीली लाइट देके ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें एक गलती जो बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं, जो जॉन्डिस नहीं चेक करते, उनको पता नहीं चलता है, तो वो जो बिलीरुबिन अगर एक लेवल से ऊपर चला गया तो ब्रेन में पहुंच सकता है और ब्रेन को परमानेंट नुकसान पहुंचा सकता है, मस्तिष्क में नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि बच्चे के लिए आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। दूसरी चीज़, लोग सोचते हैं कि हम धूप में दिखा देंगे तो बच्चे की जॉन्डिस ठीक हो जाएगी। नहीं, कुछ लेवल तक, अगर एक लेवल से नीचे है वो जॉन्डिस, तो खुद ही धीरे धीरे लीवर मैच्योर होता है और वो बिलिरुबिन को बॉडी से निकाल देता है। बट वो अगर लेवल से ऊपर चली गई तो आपको फोटोथेरेपी देना है, और ये डिसीजन डॉक्टर ही ले सकते हैं, आप खुद बिल्कुल। से नहीं ले सकते हो। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि एज अ माँ, एज अ माता पिता, आप जब भी जॉन्डिस देखते हो पहले तो लेवल चेक कराना है और डॉक्टर से सलाह लेके ये डिसाइड करना है कि इस लेवल पे क्या हमें फोटोथेरेपी की ज़रूरत है या नहीं। खुद से अगर आप चाहोगे कि हम जॉन्डिस कम कर ले, कई लोग, मतलब बहुत सारे लोग, बैंगलोर जैसे बढ़िया सिटी में एडुकेटेड लोग भी ये सोचते हैं कि हम लाइट, सूरज की रोशनी से कम कर लेंगे जॉन्डिस। ऐसा नहीं होता है कि कई बच्चों का लेवल जब कम होता है तो खुद ही बॉडी ठीक कर लेती है, बट जब लेवल एक लेवल से ऊपर चला जाता है तो आपको फोटोथेरेपी करनी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर संदीप, आई एम श्योर आपने मेरे और मेरे जैसी कई सारी न्यू मदर्स के बहुत सारे डाउट्स आज क्लियर किए हुए हैं। सो मदर्स, पहला महीना, पहले कुछ महीने इनफैक्ट बहुत बड़ा रोलर कोस्टर होता है फॉर एवरी मदर। बट आप ये ट्रस्ट करिए कि ऐसी गाइडेंस के साथ, ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ आप अकेले नहीं हैं। आप डॉक्टर संदीप का बेबी हेल्थ पॉडकास्ट देखते रहिए, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स वहाँ आपको मिल जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अब मैं 7 महीने के बाद अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कह सकती हूँ कि आप अपने बेबी के लिए सबसे बेस्ट मम्मा और पापा हैं। तो जो भी होगा वो इवेंचुअली रिजॉल्व हो ही जाएगा। बाकी सब इन्फॉर्मेशन के लिए डॉक्टर संदीप का बेबी हेल्थ पॉडकास्ट देखते रहिए और सारी वीडियोस हमारे शेयर करिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी है। किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर लें।